अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह कि आपको पता है कि सुजुकी खैबर की रेस्टोरेशन चल रही थी, तो उसकी डेंटिंग कंप्लीट हो गई, बेस वर्क भी काफ़ी हद तक हो गया था गाड़ी का। तो फिर गाड़ी जो है वो भेज दी थी इंजन की इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि इंजन इसके अंदर हमने दूसरा स्वैप किया। इंजन इसके अंदर जो डाला है वो डाला है 500 का, टोयोटा 500 का 2006-7 में ये इंजन आया है K3। 13 सीसी इंजन है, ऑटोमेटिक गियर के साथ ये हमने इसके अंदर डाला है। 100 हॉर्स पावर का इंजन है, काबली इंजन हमने इसके अंदर डाला है, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में हमें मिल गया था। बहुत अच्छी कंडीशन में, मुकम्मल कंप्यूटर वायरिंग समेत। आप देख सकते हैं इंजन अंदर से शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ है इंजन, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है कि इंजन अंदर से साफ़ होना चाहिए। वो रेड ना हुआ, वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, जिस तरह आपको सिल्वर नज़र आ रहा है, यही एक अच्छे इंजन की ना पहचान होती है। 100 हॉर्स पावर का इंजन है, जो कि बहुत ज़बरदस्त, और गाड़ी की बॉडी वेट कम होने की वजह से इंजन ने एवरेज और परफॉर्मेंस दोनों बहुत अच्छी देनी है। ये अब इंजन को उठा के गाड़ी के अंदर रख दिए, अभी इंट्रो के ऊपर रखा हुआ इंजन को, ये लेवलिंग के लिए इंजन को रखते हैं गाड़ी के अंदर। मेन जो चीज़ होती है वो 4-5 चीज़ें हैं जो कि इंजन के हवाले से, जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपका गाड़ी के अंदर धड़का ना हो, आपकी गाड़ी बार बार एक्सल ना तोड़े, फुडिशन ना तोड़े। आपकी गाड़ी पहले नंबर पे एक्सल और फुडिशन इसी वजह से तोड़ती है कि आपका इंजन का लेवल जो है वो आउट होता है, आपके फुडिशन जो है वो मजबूत ना बने हो, या आपका इंजन टेढ़ा हो, या एक साइड से ऊपर हो एक साइड से नीचे हो। बैलेंस ना होने की वजह से ही इंजन जो है बार बार फुडिशन तोड़ता है। आप देख सकते हैं अब इंजन को सेट किया है हमने, हर चीज़ का गैप दे करके, साइडों से लेफ़्ट राइट से भी इंजन सेंटर में आए, बैक और फ्रंट से भी इंजन सेंटर पे आए। और इसके बाद दूसरे नंबर पे ये चीज़ आती है, गाड़ी एक्सल की तोड़ती है। एक्सल गाड़ी इसलिए तोड़ती है, टेढ़े होने की वजह से, इंजन अलाइन ना होने की वजह से ही गाड़ी का जो इंजन है ना वो एक्सल तोड़ता होता है। एक्सल दो तरह से बनते हैं इसके, एक होता है तरीक़ाकार के एक्सल इनर होते हैं और आउटर होते हैं। इनर जो होते हैं वो इंजन के अंदर लगते हैं, आउटर जो होते हैं वो गाड़ी के अपने इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि पुराने होते हैं। इनर जो होते हैं वो इंजन के साथ आते होते हैं। और क्या करते हैं, इनर और आउटरों को जो एक्सल होते हैं उनको दरमियान से काट के, जो जितना वाया होता है इंजन से टायर तक, टायर की हब तक का, उसको ये नाप के, उसको ना ये अंदर पिन बनाकर एक दूसरे के अंदर ठोक के, और ये फिर उसको वेल्ड करते हैं। एक तो तरीका यार ये होता है, ये भी ठीक है, चल जाता है, मगर बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि एक्सल जो हैं वो इंजन से लेकर और आउटर तक मुकम्मल एक ही राड लिया जाए, उसी के एक्सल बने, और फिर उनके झरियाँ, माइनिंग वाले उसके अंदर झरियाँ डालते हैं एक्सल की, और फिर उनको टेम्पर किया जाए। ये ख़र्चा ज़्यादा होता है, ये जो इंजन इंस्टॉलेशन वाले होते हैं ये ख़र्चा नहीं करते होते। अब आप देख सकते हैं फुडिशन बना है इसका, जो कि एक जेन्युइन फुडिशन वाली जगह पे ही ये फुडिशन आया है। ये एक साइड पे जेन्युइन फुडिशन से कनेक्ट हो रहा है, और ये एक नया फुडिशन बनाया है, काबली 4 बोर्ड लगाए हैं, नीचे से चादर मोटी की है। ये जो फुडिशन है ये इसके अंदर हाईएस्ट का फुडिशन इस्तेमाल किया गया, और ये भी आप फुडिशन देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त मोटी चादर के अंदर बना है और जेन्युइन तरीके से बना है कि ये यहाँ पर अच्छा खासा लोड होता है गियर का, हाईएस्ट वाला इसलिए फुडिशन यूज़ किया कि बहुत ज़्यादा मजबूत फुडिशन होता है, और ये टूटता नहीं है फुडिशन, क्योंकि हाईएस्ट इतना उसके अंदर वेट होता है। उस तरह का फुडिशन इसके अंदर इस्तेमाल किया गया कि फुडिशन ना टूटे, ना इस तरह का कोई मसला मसाइल है। पीछे इसके अंदर जो फुडिशन इस्तेमाल किया गया वो इस्तेमाल किया कल्टस का, ब्रैकेट बना कर उसका इस्तेमाल किया। 3 फुडिशन इसके अंदर लगे हुए हैं, एक टाइमिंग वाली साइड पे है, एक गियर वाली साइड पे, एक इसका फुडिशन पीछे आता है। ये बात होगी फुडिशंस की। दूसरे नंबर पे इसका जो अल्ट्रेशन होती है वो होती है एयर फिल्टर की। ये इंजन की हाइट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इसका ओरिजिनल एयर इनटेक नहीं लग सकता, उसके लिए आपको बोनट कटवाना पड़ता। तो हमने साइड पे इसका एयर इनटेक जो है वो एक और एडजस्ट किया। चाहिए तो था कि इसके अंदर इसका ओरिजिनल एयर इनटेक ही साइड पर रख के पाइप थ्रॉटल से निकलता और वो उसमें जाके लग जाता। दूसरे नंबर पर इसका ऑयल फिल्टर जो है वो ये निकल जाएगा। यहाँ पर GLI के अंदर जिस तरह एक चूड़ी वाली गोट लगती है वो लगेगी, वहाँ पर आपका एयर फिल्टर टाइट होगा, वो आगे आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा, ये वाली जगह निकल जाएगी। अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो आपका ऑयल फिल्टर जो है ना वो आपका नीचे उसके अंदर लगता है, हेल्पिंग राड के अंदर। अब ये इसकी पेट्रोल वाली टैंकी है, इसके अंदर अल्ट्रेशन की जा रही है, इसके अंदर फ्यूल पम्प जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। और इसके जो ब्रैकेट थे पहले कच्चे थे, उन सब को मुकम्मल वेल्डिंग करके उनको पक्का कर दिया गया। इसके बाद ये कलर हो जाएंगे और वो फिनिश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इंजन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त की अल्ट्रेशन हुई है। ये इसका मैंने ओरिजिनल 500 का ही रेडिएटर लिया है। ये रेडिएटर जो होता है इसके अंदर पानी चलता है, और नीचे इसके अंदर टंकी के अंदर इसका गियर ऑयल चलता होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में गियर ऑयल रेडिएटर के अंदर चलता होता है, तो इसलिए आपने रेडिएटर देख के लेना है। तो उसकी जो टंकी है उसके अंदर जो अल्ट्रेशन हुई है उसके अंदर फ्यूल पम्प
और साथ एक और सुराख किया गया है। ओरिजिनल सुराख के अंदर आपने इसकी फ्यूल गेज ही लगे रहने देनी है, आपने फ्यूल गेज को नहीं छेड़ना, आपने फ्यूल पंप का अलहदा सुराख करना है। अगर आप फ्यूल गेज को छेड़ देंगे तो क्या होगा कि कल को आप इसके अंदर कोई भी अपना गेज इंस्टॉल करेंगे वो काम नहीं करने वाली, क्योंकि इन्होंने भी इस तरह किया था। फ्यूल पंप के साथ जो गेज आती है इन्होंने वैसे के वैसे ही डाल दिया, और वो जो फ्यूल गेज जो थी वो उस टंकी के लिहाज से थी जो कि फ्यूल पंप जिसके अंदर लगा हुआ होता था। इसके अंदर तो फ्यूल पंप नहीं होता इसकी टंकी के अंदर, वो तो उसके इंजन में होता है जो उसके सक करता है। तो इसलिए आपने जो गेज है, जो ओरिजिनल गेज का सुराख है, आपने वहाँ पर ही गेज लगी रहने देनी है। फ्यूल पंप का आपने अलहदा सुराख करना है। ये पुरानी वीडियो है, इसलिए इन्होंने क्या किया था, इसकी गेज वाली जगह को काट के अंदर फ्यूल पंप लगा दिया था, और उसके बाद गेज मेरी नहीं चालू हुई थी। मैंने काफ़ी गेजें लगाई, अंदर भी गेज लग जाती है, अंदर गेज लगाते हैं तो वो सही पेट्रोल नहीं बताती होती। तो फिर मुझे हल यही करना पड़ा था, मैंने दोबारा टंकी खुलवाई थी, इसका फ्यूल पंप निकाल कर अलहदा सुराख कराया था, और इसकी ओरिजिनल जहाँ पे ये इस वक्त फ्यूल पंप लगा रहे हैं यहाँ पर इसकी ओरिजिनल गेज लगी हुई होती है, वहाँ पर मैंने ओरिजिनल गेज इसकी इंस्टॉल करवाई थी। फिर ये मेरा फ्यूल वाला रोला ख़त्म हुआ था। ये इंजन इंस्टॉल करवाने से पहले जब आखिर दफ़ा इंजन रखा जाएगा आपने हौज़े को रंग करवा लेना। जिस तरह आप देख सकते हैं जो मेरी बॉडी पर रंग होना था वही रंग मैंने अपने इंजन बे के अंदर करवा लिया, ताकि एक ही दफ़ा मेरा इंजन रखा जाए और वो मेरा काम मुकम्मल हो जाए, मुझे दोबारा इंजन जो है वो अपनी गाड़ी में से ना निकालना पड़े। इसलिए मैंने अपना जो इंजन बे है वो पहले रंग करवा लिया है। अगर मैं आपको बताता चलूँ मेरी इनके साथ मुकमुका क्या हुआ था। मेरा इंजन वालों के साथ, ये मैंने इंजन लिया था काबुली, उनके साथ मुकमुका हुआ था। पुराना इंजन देकर ऊपर मैंने देने थे 1,30,000 रुपये, जिसके अंदर उन्होंने मुझे इंजन इंस्टॉल करवा के देना था और गाड़ी मुझे स्टार्ट करके देनी थी। उसके अंदर मेरा मोबाइल अपना होगा, रेडिएटर अपना होगा, गियर ऑयल मेरा अपना होगा, बकाया सारा सामान उनका होगा। रेडिएटर मेरा आया था तकरीबन 6,500 रुपये का। गियर ऑयल मैंने इसके अंदर डाला था एटलस का, ठीक है नहीं, आप देख सकते हैं इंजन की आखिरी लास्ट फिटिंग हो रही है एटलस का। इसके अंदर मैंने गियर ऑयल डाला था और एटलस का ही मैंने इसके अंदर मोबाइल डाला था 10-40, ठीक है ना। वो मेरा आया था तकरीबन 10, साढ़े 10, 11,000 रुपये का मेरा वो ख़र्चा हुआ था। और रेडिएटर मैंने आपको बता दिया वो 6,500 रुपये का आया था, 500 का ओरिजिनल रेडिएटर मैंने काबिली लिया था। रेडिएटर काबिली लेके आपने उसको ना सर्विस लाजमी करवा लेना है, क्योंकि वो पुराने होते हैं रेडिएटर, उनके अंदर कचरा वगैरह ना हो या कुछ भी, तो इसलिए आपने एहतियाती तौर पे सर्विस लाजमी करवा लेना है रेडिएटर को। और मगर अब क्या हो, जब इंजन इंस्टॉल हो गया, हर चीज़ हो गई, उसके बाद आपने करवानी होती है गाड़ी की सादा वायरिंग। सादा वायरिंग वो वायरिंग होती है जो आपकी गाड़ी के अंदर लाइटों वगैरह की, ये वो वायरिंग होती है, वो आपने अलहदा से करवानी होती है, वो आपको काबिली इंजन उन्होंने नहीं करवा के देनी होती। तो वो जो वायरिंग थी, जिस बंदे ने, जिस इलेक्ट्रीशियन ने मेरी इंजन की वायरिंग की थी, वो मैंने उससे अलहदा ठेका मुका था कि भाई आपने मुझे मेरे इंजन की वायरिंग, सादा वायरिंग मेरे इंजन की वायरिंग के हिसाब से करके देनी है। तो आपको उन्हीं से ही करवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वही आपकी गाड़ी की जो इलेक्ट्रीशियन की वायरिंग कर रहा होता है, आप उसी से करवा लेंगे तो वो बेहतर रहता है। तो उसका जो मेरा था, उसने 13,000 मांगा था, फिर वो 16,000 रुपये पे आ गया था। तो बात वही है कि किसी की एक ज़ुबान नहीं है, ठीक है ना। आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपने अपने जहन से चलना है। ये पठान थे जिनसे मैंने इंजन लगवाया था, इन्होंने भी बहुत तंग किया था। इनसे मेरा जो था वो ये था कि भी 50,000 आपने पहले देने हैं, बकाया पैसे जब इंजन अल्ट्रेशन हो जाएगा, आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, टेस्ट करोगे, फिर आपने देना है। 50,000 इन्होंने ले लिए। उसके बाद जब इंजन अभी रखा ही जा रहा था और ये पैसों की इनकी डिमांड शुरू हो गई थी, अभी इंजन की वायरिंग भी नहीं हुई थी कि इन्होंने मेरे से सारे पैसे ले लिए थे। ये इस तरह ही करते होते हैं, इनकी कोई अपनी ज़ुबान नहीं है, समझे ना। ये काबिली इंजन वालों की कोई अपनी ज़ुबान नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं है। ये सब पठान इस तरह ही करते हैं काबिली इंजन की फील्ड में जो हैं। बहरहाल तो फिर इंजन की वायरिंग का मेरा 16,000 मुका था। वो भी करते कराते मेरा तकरीबन 20,000 इंजन की सादा वायरिंग के अंदर अलग से लग गया, जिसके अंदर मैंने अपनी पुरानी तारें जो थी गाड़ी की, वो मैंने उनको ला के दी थी और उनको मैंने वो ला के दी थी। और उसके अंदर उनका क्या था, उन्होंने मेरी गाड़ी की टक वायरिंग करनी थी। मुझे मेरे हौज़े के अंदर फजूल की एक तार भी ना नज़र आए, सारी तार जो हैं वो छुपा कर आएँ, फ्रंट से मुझे कोई तार ना नज़र आए, टक वायरिंग करनी थी। तो उसके अंदर ना काफ़ी डिटेल में तारों को तरीके से लेके जाया जाता है, जबकि असल में तो तारें ऐसे खिलरी भी होती हैं इंजन में मुझे वो वायरिंग नहीं चाहिए थी। इनमें उन्होंने टक वायरिंग करनी थी, टेप उनकी होनी थी, जो पाइप होते हैं पाइप में मैंने वायरिंग करवानी थी। ये नहीं कि टेप लगाकर आप तारों को छोड़ दो, वो चीज़ नहीं होनी थी। इसके बाद जो अंदर जोड़ वगैरह अगर तार लगनी थी ये वो, तो वो उनकी होनी थी। मगर मैंने उनको इतनी तारें दे दी थी
कि उनको मज़ीद ज़्यादा तार लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस गाड़ी की अपनी इतनी तारें निकल आई थी, इसकी अपनी जेन्युइन वायरिंग ही बहुत अच्छी कंडीशन में थी। और क्योंकि मैंने काफ़ी अल्ट्रेशन की हुई थी, अंदर आल्टो का डैशबोर्ड है, आल्टो की असम्बली लगाई हुई है, आल्टो का ही पावर स्टीयरिंग है, तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी चीज़ें थी। तो उन्होंने मुझे साइड मिरर चालू करके देने थे, सारी वायरिंग मेरी सादा वायरिंग इंजन के हिसाब से बना के देनी थी, मुझे पावर स्टीयरिंग चालू करके देना था उन्होंने, और लाइटें वगैरह ये सारी चीज़ें उनकी थी, उनके जो ग्रिप वगैरह होते हैं इशारों के, ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी थी, मगर उन्होंने नहीं की। मेरा स्पीडोमीटर भी उन्होंने चालू नहीं किया, जी ये जी चालू नहीं हो सकता, तो ये वो आरपीएम भी मेरा उन्होंने सेट नहीं किया, ना उन्होंने मेरी फ्यूल गेज सेट करके दी, वो मुझे अलहदा से करवानी पड़ी, वो मेरा अलहदा खर्चा होगा। इसलिए आप जिससे भी काम करवाएं आपने सारी चीज़ें उससे मुकनी है, और कोशिश करें कि आप उसकी कोई वीडियो बना लें या उसकी कोई रिकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि बाद में ये मुकर जाते हैं, ये अपनी ज़ुबान पे नहीं खड़े रहते, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। बहरहाल तो फिर वो सारे काम जो थे वो रफ्ता रफ्ता वो होता चला गया। अगर आपको आगे मैं आपको वायरिंग भी दिखाऊंगा। ये इंजन के अंदर मोबिलाइल डल रहा है, 3.5 लीटर इसके अंदर मोबिलाइल डलता है। अगर आपने ऑयल फ़िल्टर वगैरह खोला हुआ है तो 3.5 लीटर इसके अंदर इंजन ऑयल डलता है, और तकरीबन 4.5 लीटर इसके अंदर गियर ऑयल डलता है, जो कि ATF गियर ऑयल इसके अंदर डलता है। CVT गियर है ये, इसके अंदर ATF गियर ऑयल डलता है। ये 1040 एटलस होंडा का मैंने इसके अंदर ये डाला है मोबिलाइल। फिर आपने गेज लगा के इसकी चेक कर लेनी है। ये अब इसके अंदर गियर ऑयल डल रहा है, जो कि एटलस होंडा का ही था, ओरिजिनल ही मैंने लिया था, और वो ये 950 रुपये के लिहाज से लीटर था एक कैन, और जो मोबिलाइल था वो तकरीबन 3,500 रुपये का या 3,800 रुपये का वो डब्बा था, फुली सिंथेटिक मैंने इसके अंदर डाला था। ये गेज में भी आप चेक कर सकते हैं कि ये मुकम्मल हो गया हुआ है। ये इन्होंने अल्ट्रेशन की थी, ऊपर इन्होंने एयर इनटेक के आगे वो बनाकर नीचे से पाइप लगाकर वो हमारे एयर फिल्टर तक जा रहा था। ये इन्होंने अल्ट्रेशन की थी गाड़ी के एयर इनटेक के लिए, तो वो ठीक थी, कोई उसके अंदर मसला मसाइल नहीं था, मगर मैं ये चाहता था गाड़ी का ओरिजिनल एयर इनटेक ही लग जाए। एक और चीज़ कि इस इंजन के अंदर पेट्रोल की वापसी नहीं होती, ठीक है ना। इसका जो वापसी होती है वो फ्यूल पंप के अंदर ही फ्यूल रेगुलेटर लगा हुआ होता है, तो वो वहाँ से ही इसके अंदर वापसी होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो फ्यूल लाइन ओरिजिनल खैबर की होती है वही यूज़ की जाती है, अलहदा से कोई फ्यूल लाइन नहीं वो यूज़ की जाती। ये आप देख सकते हैं, ये सारी इसकी कंप्यूटर वायरिंग खोली हुई है। ये पहले इसकी सारी कंप्यूटर वायरिंग को खोलते हैं, और उसके बाद ये इसका एसी का सामान है, आल्टो का डैशबोर्ड है गाड़ी के अंदर, आल्टो का ही नीचे एसी का सामान जो है वो इंस्टॉल किया गया है। पावर स्टीयरिंग उसका वैगनार का इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और जो लाइटों वाली असम्बली होती है वो भी इसके अंदर आल्टो की है। ये इसका क्या कर रहे हैं, सारी तारों को टक वायरिंग करनी थी, लंबी तार नहीं रखती थी, मुख्तसर सी तारें रखनी थी इसलिए सारी तारों को रख के चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे तार कितनी कितनी आती है। जिस वक्त वायरिंग कर रहा है ये है खान, इसका नाम है ताज मोहम्मद। इसने इस गाड़ी की सारी वायरिंग की है, और ये बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिशियन और ज़ुबान का पक्का बंदा, ठीक है ना। मगर इसका जो उस्ताद है वो ज़ुबान का पक्का बंदा नहीं है। उसने बहुत मिसकमिटमेंट किए हैं, बहुत मेरे पैसे ज़ाया किए हैं, ना ही मेरे लिहाज से उसको काम का कोई इतना तरीका आता है। ये इसको ही यही सारी दुकान का काम संभालता है, और इसने ही मुकम्मल मेरी गाड़ी की वायरिंग की। इसके उस्ताद ने कोई चीज़ इस नहीं की, एक नट तक इसके उस्ताद ने नहीं लगाया मेरी गाड़ी के अंदर, सारा काम इसने किया है। ये पहला खान मुझे मिला जो कि ज़ुबान का पक्का बंदा है, काबिली चीज़ों के अंदर या वायरिंग के अंदर, या जो सही बंदा मुझे मिला है इस फील्ड के अंदर। बकाया जो इसका उस्ताद है, मैं किसी को भी नहीं रेकमेंड करूँ, गुलफराज उसका नाम है, कि कोई बंदा उससे काम करवाए। वो बंदा ज़ुबान का पक्का नहीं, कारोबार ज़ुबान का होता है। ये जो आप वायरिंग देख रहे हैं ये इसकी पुरानी वायरिंग है, ठीक है ना। और ये जो कि मैंने इनको ला के दी थी, सारी वायरिंग इन्होंने इसको सीधा करके चालू करना था। वायरिंग में इन्होंने क्या करना था कि पहले इन्होंने ये सारी वायरिंग को रिम पट्टी लगाएंगे या टेप करेंगे, उसके ऊपर ये प्लास्टिक वाली स्लीव चढ़ाएंगे, उसके बाद जो है ये उसको दोबारा टेप करेंगे वायरिंग को, ताकि वायरिंग जो है लॉन्ग टर्म चले, वो ख़राब ना हो। इसके अंदर इन्होंने एक और चीज़ है, मेरी गाड़ी में 2 फ्यूज़ बॉक्स लगे हैं। एक खैबर का अपना फ्यूज़ बॉक्स लगा है जो कि लाइटों वगैरह के लिए है। दूसरा जो फ्यूज़ बॉक्स लगा है, जो बड़ा फ्यूज़ बॉक्स लगा है, उसके अंदर 8 से 9 रिले लगी हुई हैं, जबकि ये नहीं लगाते होते इतनी रिले, ये 3-4 रिले लगाते होते हैं बस। इसके उस्ताद ने तो इसको कहा था भाई बस 3-4 रिले लगानी है बस, जबकि मैंने नहीं
इसने मेरे बगैर उस्ताद को चुप करके इसने बताए, इसने बड़ा फ्यूज़ बॉक्स लगाया और 9 रिले वाला। उसके पीछे वजह ये थी, जो अभी आपने देखा ये आल्टो का चाबी स्विच है, आपने आल्टो के पावर स्टीयरिंग के साथ आल्टो का ही चाबी स्विच लेना, और ये आल्टो की अपना आल्टो की ये स्विच असेंबली है जो कि आपने साथ लेनी है, और हारन के लिए उसके अंदर रिले साथ लगी हुई हो। तो इसने बड़ा फ्यूज़ बॉक्स लगाया, और वो फ्यूज़ बॉक्स अंदर लगाया, बाहर नहीं लगाया हुआ। अगर बाहर, क्योंकि बाहर लगाते तो वायरिंग का गंद होता है, और मैं नहीं चाहता था कि यार बाहर वायरिंग का गंद हो, मैं चाहता था मेरा जो इंजन भी है वो खाली हो और वो अच्छा लगे। तो इसने चाबी स्विच पे भी मेरा फ्यूज़ लगाया है, हॉर्न पे मेरा फ्यूज़ है, लाइटों पे फ्यूज़ है, कंप्रेसर अपना जो एसी होता है उसके ऊपर फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूल पंप पे भी फ्यूज़ लगा हुआ है, और भी एक दो तीन चीज़ें और हैं जो कि मुझे इस वक्त नहीं। पावर स्टीयरिंग में मेरा फ्यूज़ है, समझे, और भी 1-2 चीज़ें जिन पे मेरा फ्यूज़ है। मेरी गाड़ी के अंदर 8 से फ्यूज़ नहीं, रिले हैं, 8 से 9 रिले मेरी जो कि हैं गाड़ी के अंदर यूज़ की गई हैं। रिले का मकसद क्या होता है? रिले का मकसद ये होता है कि वो आपकी गाड़ी के अंदर पूरा करंट भेजे, ये रिले का मकसद होता है। ये जो आप तार देख रहे हैं, मैंने बैटरी पीछे रखी थी, तो ये तार मैंने मोटी डाली थी जनरेटर से पीछे बैटरी तक, क्योंकि मैंने बैटरी आगे नहीं रखी। और मेरी मुकम्मल वायरिंग जो है वो ग्रिपों के साथ हुई हुई है। मतलब कि अगर मैंने कल को पावर स्टीयरिंग निकालना है तो मेरा फ्यूज़ बॉक्स के पास ग्रिप लगा हुआ है, मैं वो 2 तारें ग्रिप की निकालूंगा, मेरा पूरा का पूरा पावर स्टीयरिंग बाहर आ जाएगा। मैंने फ्यूज़ बॉक्स निकाल लिया, उसके सारे ग्रिप लगे हुए हैं, मैं ग्रिप निकालूंगा, मेरे पूरा फ्यूज़ बॉक्स बाहर आ जाएगा। मैंने डैशबोर्ड निकालना है, मेरी मुकम्मल डैशबोर्ड की वायरिंग ग्रिपों के साथ हुई हुई है। मैं 3 ग्रिप निकालूंगा, मेरा पूरा का पूरा डैशबोर्ड वायरिंग समेत बाहर आ जाएगा। तो कहने का मकसद, मैंने हर चीज़ जो है वो ग्रिप टू ग्रिप करवाई है। कल को कोई भी चीज़ मैंने खोलनी हो, मुझे तारे काटनी ना पड़े, मेरे पूरे का पूरा सामान बाहर आ जाए। मेरे यहाँ तक कि बम्पर के इशारे, फेंडरों में जो इशारे लगे होते हैं वो हर चीज़, और जो पीछे आपकी वायरिंग जा रही होती है वो तक, हर चीज़ मैंने ग्रिपों के साथ करवाई है कि कल को कोई भी चीज़ मुझे खोलनी हो तो मैं जस्ट ग्रिप खोलूँ, मेरी पूरी की पूरी वायरिंग साइड पे हो जाए, मुझे कोई मसला ना हो। तो ये भी इसी खान ने किया, जो कि इसका उस्ताद तो बिल्कुल इसको ना करने देता, ये इसने खुद ही किया, क्योंकि मेरी कमिटमेंट उसके उस्ताद से हुई थी, मगर ये खड़ा हुआ था, इसने सुना था, इसने सिर्फ इस वजह से ही किया कि कल को मुझे कोई गिला इस बंदे को ना देना पड़े। तो ये बंदा जो है बहुत गुड्डा, अभी ये चला गया वापस। ये अगर बंदा होता यहाँ पे तो मैं सबको रेकमेंड करता कि आप इससे काम करवाओ, मगर अब ये चला गया हुआ है, इसलिए मैं बिल्कुल किसी को भी नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप इसके उस्ताद से काम करवाओ। सारा इसने जो एसी का पैनल था वो भी इसने चालू किया, और उसके अंदर जो लाइटिंग होती है ओरिजिनल इसने वो चालू की। एसी का जो होता है वो इसने नहीं चालू किया, वो इसके उस्ताद ने नहीं इसको चालू करने दिया। क्यों नहीं चालू करने दिया? उसने लहदा से पैसों की उसकी डिमांड की कि मुझे आप 4000 दो और मैं आपको इसका एसी चालू करके दूंगा, जबकि एसी इन्होंने चालू करके देना था, किट लगनी थी, वो वायरिंग में इन्होंने चालू करके देनी थी, मगर इन्होंने वो चालू नहीं करके दी। इसके उस्ताद ने इसको रोका, वरना इसने वो भी चालू करके देनी थी मुझे, क्योंकि इस इंजन के अंदर जो एसी है वो किट का काम क्या होता है, जब एसी ऑन करते हैं तो वो इंजन को रेस करती है। इसका जो इंजन है वो कंप्यूटर से रेस होता है। जब तक वो किट नहीं लगेगी इसका इंजन रेस नहीं होगा, उसका ये मकसद होता है। और इन्होंने वो काम मुझे करके देना था, मगर इन्होंने नहीं करके दिया, उसके अलहदा पैसे मेरे से डिमांड किए। तो फिर वो मैंने उस वक्त नहीं करवाया, फिर मैंने बाद में इन्हीं से ही मुझे वो काम करवाना पड़ा, क्योंकि अल्ट्रेशन इन्होंने ही की थी, तो इन्हों से ही मुझे वो काम करवाना पड़ा, और इन्होंने फिर मेरे से 8000 रुपये उस चीज़ का चार्ज किया। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप इनसे काम करवाएं। मुल्तान इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, मुल्तान EFI इलेक्ट्रीशियन, मुल्तान में इनकी शॉप है। मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इनसे काम करवाएं, ये इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, ना ही इनकी कोई ज़ुबान है। ये जो मेरी गाड़ी का जितना काम अच्छा हुआ है सिर्फ वो इस बंदे की वजह से, इस खान की वजह से हुआ है, वरना मेरी गाड़ी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होना था। ये इनका कार्ड है, ये नज़र आ रहा है, ये इनका उस्ताद है गुलफराज, ठीक है ना। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस बंदे से काम करवाएं। ये अपना कार्ड शो कर रहा है कि भाई ये मेरी प्रमोशन हो जाए, मगर मैं बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूँगा आप इस बंदे से काम करवाओ, ठीक है ना। 1 रुपये का भी अब इस बंदे से काम ना करवाओ। अभी मैंने गाड़ी फाइनल हुई है, उसके बाद स्पीडोमीटर नहीं, RPM मेरा ठीक नहीं था, फ्यूल गेज में, ये वो सारी चीज़ें मैंने इसको लहदा से पैसे दे के मुझे करवानी पड़ी हैं। तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये मेरा लहदा से इसके ऊपर लग गया, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें हैं। इससे इसका जो गियर लीवर इंस्टॉल किया है, गियर लीवर इसके अंदर हमने क्रोम वाला इंस्टॉल किया है, ये वाला, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल
ड्राइव ऑटोमेटिक और फर्स्ट गियर और सेकंड गियर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अलग अलग होती हैं। तो ये गियर लीवर आप जितना प्यारा इंस्टॉल करेंगे उतना है कि वो आपकी गाड़ी के अंदर वो अच्छा लगता है लगा हुआ। तो ये जितनी आप वायरिंग देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये अभी सेट होगी, फिर वो सारा जो निज़ाम है वो ओके हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि अब जो इसके अंदर फ्यूल फ़िल्टर है वो ऑयल फ़िल्टर लग गया हुआ है। और ये जो गाड़ी है ये इसका सलेंसर लग रहा है। सलेंसर आपने लगवा के देना है, वो इन्होंने नहीं लगवाना होता। ये सलेंसर लगा रहा है आपने। सलेंसर में जो रबड़ इस्तेमाल करनी है वो टायर वाली रबड़ इस्तेमाल करनी है, नरम रबड़ नहीं इस्तेमाल करनी। वो कुछ टाइम निकालती है उसके बाद वो ख़राब हो जाती होती है, इसलिए नरम रबड़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये इस वक्त इसकी मीटर की वायरिंग हो रही है, ठीक है ना। अब गाड़ी इस वक्त स्टार्ट है। जो सिलेंसर में जो पानी वगैरह तक खड़ा हुआ काफ़ी अर्से से वो हवा से सिलेंसर के अंदर से निकल रहा है। बकाया ये है कि इन अल्ट्रेशनों में बहुत टाइम लगता है और काफ़ी पैसा भी लग जाता है, टाइम लगता है। और प्रॉपर काम करवाना अगर आपको आता है तो फिर और भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं प्रॉपर काम करवाता हूँ, हर चीज़ ग्रिप टू ग्रिप और ओरिजिनल से भी अच्छे तरीके का काम करवाना मेरी आदत है। तो फिर इसलिए वो यह है कि आपके अंदर सब्र होना लाजमी है। मैंने क्या किया था, सारी गाड़ी के सेंसर खोल के सब सेंसरों को वॉश किया था, कार्बोरेटर स्प्रे से वॉश करके सारे ग्रिपों को वॉश करवाया था। और फिर मैंने वो सारे सेंसर इसके अंदर इंस्टॉल किए थे। क्योंकि जो इंजन होते हैं काफ़ी अर्सा ये पोर्ट वगैरह पे पड़े रह जाते हैं, तो वो अंदर कोई कचरा वगैरह आ जाए, इसलिए सेंसर को साफ़ करवा देना चाहिए। ये जो आपको धुआं सा नज़र आ रहा था ये इसलिए आ रहा था क्योंकि अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा सिलेंसर के पड़े रह के। ये इंजन जो है अल्ट्रेशन हो गया होगा। ये जो इसका फ़ैन है ये डायरेक्ट नहीं है, ये सेंसर के साथ है। जिस तरह जनवन गाड़ी के अंदर हर चीज़ होती है वही सारी चीज़ इसके अंदर की गई है, ग्रिप टू ग्रिप। और सारी चीज़ें ओरिजिनल तरीके से इसके अंदर की गई हैं ताकि ये जो चीज़ें हैं ये लंबे अरसे निकालने को मसला मसाइल ना हो इसके अंदर। अभी बीच में से कितना सारा सामान था जो कि मैंने इनको ले कर दिया था, जो कि मेरे पास डायरी में हर चीज़ लिखी हुई है। बगैर जो मोटे मोटे खर्चे हैं वो मैं आपको साथ साथ बताई जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ग्रिप थे वो भी मैंने इनको लेके दिए थे। टेप थी काफ़ी मौक़ों पे जो कि इनके उस्ताद ने इनको नहीं लेके दी, वो मुझे इनको लेके देनी पड़ी थी कि यार आप काम करो, क्योंकि ये तो शागिर्द हैं, इन्होंने तो काम करना है, ठीक है ना। मेरे लिहाज से अगर आपने अल्ट्रेशन करवानी है इंजन की तो जो पिंडी है वो सबसे अच्छी जगह है। क्योंकि पिंडी में ये अल्ट्रेशन जो है वो धड़ाधड़ हो रही है और वहाँ पर जो काम है वो होता तो जल्दी में है, मगर अगर आपको काम करवाना आता है तो वो भी आपको बहुत अच्छा काम कर देंगे। मगर वहाँ पर हर चीज़ का हल है और वहाँ पे काम जल्दी हो जाता है। मुझे खाली इंजन की अल्ट्रेशन और वायरिंग ये सब करवाने में 3 महीने लग गए थे, जबकि वहाँ पर 1 हफ़्ते में हर काम हो जाता है। तो इसलिए मेरा मशवरा होगा कि अगर आपने इंजन की अल्ट्रेशन या वायरिंग ये सब कुछ करवाना है तो आप पिंडी जाएं, वरना आपको मेरी तरह थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा। अगर आप नॉलेज रखते हैं फिर तो कोई इतना मसला नहीं है, अगर आप नहीं रखते नॉलेज तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। बाकी मेन चीज़ है कमिटमेंट, कि अगला बंदा अपनी कमिटमेंट पूरा उतरे, जो कि मोस्टली पूरा नहीं उतरते, इनका कोई इलाज नहीं है। ये आप देख सकते हैं अभी जो सारी वायरिंग है ऐसे ही है, बाद में ये सारी वायरिंग समेटी जाएगी और मैं इनके पास जब गाड़ी मुकम्मल हो जाएगी इनके पास मैं दोबारा जाऊंगा। अभी गाड़ी जो है वो रंग के काम के लिए वापस आ गई है, इनके पास दोबारा जाऊंगा और इन्होंने क्या करना होगा कि जो फ्रंट लाइटों के ग्रिप हैं या फेंडरों की लाइटें हैं, ये सारी चीज़ ये तारें जो हैं शापर के अंदर हैं और मैंने सारी मोटी और कॉपर की तार डलवाई है और एक साइड से सारी की सारी तारें गुजरी हुई हैं, जबकि खैबर में आधी तारें लेफ़्ट फेंडर से आती हैं, आधी तारें राइट फेंडर से आती हैं। मैंने एक साइड से ही गुजरवाई हैं ताकि अगर कल को कोई भी मसला हो तो एक साइड से ही तार खुले और वो डायग्नोज हो जाए कोई भी मसला, और दोनों फेंडरों जो से अलग-अलग तारें ना आएँ। इससे एक तो टाइम भी बच जाएगा और ये बेहतर भी रहता है। आपने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना कि जो छत वाली लाइट की तार होती है वो आपने लाजमी गुजरवानी है। आप जब काम करवाएं खुद खड़े हों, उनको देखें वो किस तरह काम कर रहे हैं, और अगर आपको जहाँ पर भी आपको नज़र आए यार ये मेरा काम सही नहीं हो रहा, आपने फ़ौरन उनको टोकना है और आप जिस तरह काम करवाना चाहते हैं आपने वैसे करवाना है। क्योंकि ये काम एक दफ़ा ही होना होता है, ये बार बार तो काम नहीं होना होता। तो आपके पास वही वक्त होता है जो कि आपने ना वो करना होता है। जो इसके साथ कंप्रेसर आता होता है इस इंजन के साथ या किसी भी काबिल इंजन के साथ, वो किसी काम का नहीं होता, वो सिर्फ नाम का होता है। कंप्रेसर लगा हुआ, कंप्रेसर आपको चेंज करवाना पड़ता है जब आप अपना एसी जो है वो चालू करवाते हैं। मुझे भी अपना कंप्रेसर चेंज करवाना पड़ा था, होंडा लाइफ का मैंने कंप्रेसर इंस्टॉल किया था, सारा एसी का मेरा सामान
वो लगा था, मैंने इसी इसके अंदर करवाया है। वो मैं इंशाल्लाह बाद में उसकी डिटेल में वीडियोस वगैरह आ जाएंगी। मगर आप देख सकते हैं इंजन माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अंदर इंस्टॉल हो गया हुआ है। आप कलर चेक कर सकते हैं इंजन बे का, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि इंजन के फुडिशंस और उसकी बनावट बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है, जो कि ये इंजन और कभी भी ना फुडिशन नहीं तोड़ेगा इंशाल्लाह। और मैं काफ़ी टाइम से गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, भगा भी रहा हूँ, कोई भी मुझे इस तरह का मसला मसाइल कुछ भी नहीं आया। मेन चीज़ होती है अगर आप काम अपनी निगरानी में खुद खड़े होकर तसल्ली से करवाएं तो आपको कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। काम अपने अपने खुद खड़े होकर करवाना होता है तसल्ली से, ठीक है ना। आपको कोई मसला मसाइल कोई भी नहीं आएगा। बाकी यही थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उसके अंदर इसकी सारा पेंट वर्क वगैरह शामिल होगा। ये देखें जी, आपको मेरे इंजन वे में कोई फजूल की वायरिंग नज़र आएगी। ये देखें, ये जो वायरिंग है प्लगों की, कोयलों की, ये आप देखें किस तरह आ रही है। इंजेक्टरों की वायरिंग आप देखें किस तरह आ रही है। यहीं से मेरी वायरिंग सारी नीचे जा रही है। ये जो पाइप वगैरह हैं, फ्यूल वगैरह हैं, ये अभी सेटिंग इनकी करनी है। ये इसके अंदर स्पोर्ट्स एयर इनटेक लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये देखें जी, दूसरे नंबर पे ये वायरिंग है। ये सारी मेरी वायरिंग इसके, ये देखें ये नीचे से आ रही है छुप कर। ये वायरिंग क्योंकि अच्छा ये लाइटें इंस्टॉल की थी इसलिए वायरिंग खोल दी थी। ये सारे ये ग्रिप आप देख सकते हैं, ये लाइट का मेरा अलहदा ग्रिप है, पार्किंग का मेरा ग्रिप लगा हुआ है, बम्पर लाइट का मेरा ग्रिप है। मुझे हेडलाइट निकालनी है, मैं ग्रिप निकालूंगा मेरी पूरी हेडलाइट बाहर आ जाएगी। मैंने अपना पार्किंग निकालनी है, चेंज करनी है, कुछ है मैंने फेंडर खोलना है, मैं इसका ग्रिप के अंदर लगा हुआ है, मैं निकालूंगा मेरी ये पूरा फेंडर ऐसे ही बाहर आ जाएगा, मेरी लाइट भी बाहर आ जाएगी। मुझे तारे काटने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह ही मेरा बम्पर है, बम्पर कभी खोलना पड़ जाए तो डेंटर अगर करता है पीछे से तारे पकड़ के काट देता है। मैंने यहाँ पे ग्रिप लगाया हुआ है, मैं ग्रिप खोलूँगा मेरा पूरा बम्पर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये जो वायरिंग है ये सारी नीचे छुप जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी। बकाया आपको मेरे इंजन वे में कोई फजूल की वायर या कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। अभी इसकी फिटिंग बनानी है, वहाँ से ऐसे आर्जी काम किया, पतरी लगाई हुई है, या नीचे इसकी प्रॉपर फिटिंग बनेगी। ये एसी के पाइप्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये इसका एसी का काम मुकम्मल हुआ हुआ है। होंडा लाइफ का इसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है ना। और थाईलैंड का इसमें यूनिवर्सल वो लगा हुआ है कंडेंसर, ठीक है। और फ्यूल जो एयर जो इसका फिल्टर होता है वो हमने नया लगाया हुआ है। अंदर इसकी फ्रीजिंग कोयल जो है वो आल्टो की लगी हुई है। और मुकम्मल एसी इसका जो है बहुत चिल एसी है इसका, ठीक है ना। तकरीबन एसी में मेरा इसका 50 से 55 हज़ार रुपया इसके अंदर खर्चा आया था एसी के काम के अंदर। इसके अंदर हनीवेल की ओरिजिनल गैस डाली हुई है, ठीक है ना। ये आप देखें, ये इसके इंजन वे का है बड़ा। मैं अब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। इस गाड़ी में 0% वाइब्रेशन है, 0%। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आप स्टार्टिंग चेक करें। गाड़ी इस वक्त 2 दिन से खड़ी हुई है, ठीक है ना। और आप स्टार्टिंग देखें, जैसे आप गाड़ी का स्टार्टिंग देखें, बिल्कुल गाड़ी सब स्मूथ है। ये देखें, कोई वाइब्रेशन भी गाड़ी के अंदर नहीं है। ये देखें, किसी भी किस्म की वाइब्रेशन नहीं है। आप इंजन देखें किस कदर स्टेल है। और इसका जो सब आरपीएम है, ये देखें इसका जो आरपीएम है वो इस वक्त 700 है, ठीक है ना। मीटर में आरपीएम में थोड़ा सा फ़र्क है। मीटर आरपीएम तकरीबन 300 आरपीएम ज़्यादा बताता है, ठीक है ना। वो इसके अंदर एडजस्टमेंट होती है, वो इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी और वो आरपीएम मेरा ठीक हो जाएगा। 300 आरपीएम ज़्यादा है। कंप्यूटर पे इसका इस वक्त जो आरपीएम है वो 700 आरपीएम है इस वक्त इसके इंजन का, ठीक है ना। और आप ये चेक करें, ये इतना स्टेज इंजन इसी वजह से कि मेरे पोजीशन ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाइन है। मेरा इंजन टेढ़ा नहीं है, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं है। वरना मोस्टली क्या होता है, गाड़ियों में धड़का होता है, वाइब्रेशन होती है गाड़ी में। ये आप देखें, किसी भी किस्म की गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है। या आप इसका डंडा देखें, कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर किसी भी किस्म की। मैं ये इंजन को रेस देता हूँ, और आप देखें इंजन बिल्कुल स्टेबल हो गया। ये देखें, मेरा सलेंसर जो है वो नीचे से ज़रा वो गला हुआ है, तो वो फट गया हुआ है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।